इधर देखिए क्लास 9th में हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स। कार्बन एंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, ठीक है। अब हमने कल देखे थे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज में से भी हमने देखे थे एलोट्रॉप्स, है ना। एलोट्रॉप्स किसे कहते हैं कल के वीडियो में मैंने बता दिए थे आपको। तो एक कार्बन के दो एलोट्रॉप्स है। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। सेकंड इज नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, या इसको नॉन क्रिस्टलाइन को कह सकते हैं हम एमरफस, ठीक है। एमरफस भी कह सकते हैं उसको। तो उसी प्रकार से अब देखना है, सबसे पहले देखेंगे हम क्रिस्टलाइन किसे का मतलब क्या होता है। क्रिस्टलाइन क्या होता है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन जो एलोट्रॉप्स है किसका, कार्बन का, तो वो कैसा होता है, उसका रेगुलर एंड डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। उसमें कैसा होता है, रेगुलर एंड डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स का जो अरेंजमेंट है उस मॉलिक्यूल में, एटम्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, डेफिनेट होता है, ठीक है। किसमें, क्रिस्टलाइन में, पहली बार। दूसरी बार इनमें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मीन्स जिस तापमान पे, जिस टेम्परेचर पे वो पदार्थ, वो सब्सटेंस मेल्ट होता है, पिघलता है, ठीक है, उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिस टेम्परेचर पे वो पदार्थ उबलने लगता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो इसका जनरली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कैसे होते हैं, जनरली हाई होते हैं। कैसे होते हैं वो, हाई होते हैं। उसके बाद तो क्रिस्टलाइन जो एलोट्रॉप्स होते हैं, तो कार्बन उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। उसके बाद में इसमें एक बात है कि डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होता है। ज्योमेट्रिकल शेप मतलब टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, पेंटागोनल, ऑक्टागोनल, ठीक है। तो इस प्रकार से ज्योमेट्रिकली उसका एक स्पेसिफिक शेप होता है। जैसे मैंने आपको बोला अभी, टेट्रागोनल हो सकता है, पेंटागोनल हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है ना। तो इस प्रकार के उसके शेप हो सकते हैं। और उसके बाद में शार्प एज एंड प्लेन सरफेस। उसका एज कैसा होता है, शार्प होता है और प्लेन होता है, ठीक है। समझ में आई बात यहाँ तक। और इसके बाद में देखते हैं कार्बन के क्रिस्टलाइन जो है एलोट्रॉप्स है वो है 3। सबसे पहला है डायमंड। क्रिस्टलाइन जो एलोट्रॉप्स है वो कौन कौन से हैं, डायमंड। पहला कौन सा है, डायमंड। सेकंड कौन सा है, दूसरा वाला ग्रेफाइट। सेकंड कौन सा है, ग्रेफाइट। और थर्ड है टुलिरेंस। तो इस प्रकार से कितने हैं,
3। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले हम देखेंगे डायमंड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? डायमंड के बारे में पढ़ेंगे। तो डायमंड जो है ये इंडिया में कहाँ मिलता है? तेलंगाना में। तेलंगाना में कहाँ पे? गोलकोंडा, ठीक है, गोलकोंडा एक प्लेस है तेलंगाना में, वहाँ पर। उसके बाद में पन्ना, मध्य प्रदेश में ये डायमंड पाया जाता है इंडिया में। इंडिया के अलावा दूसरे देशों में जैसे ब्राज़ील, बेल्जियम, रशिया, अमेरिका, इन देशों में भी ये पाया जाता है। कौन? डायमंड। ठीक है, तो क्या? डायमंड। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद में देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो है ये आपको मालूम है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है? कार्बन की वैलेंसी 4। कल बताया था ना मैम ने आपको, कितनी वैलेंसी है? 4। ठीक है, आपको एक बात बता दो, ये कार्बन है, ये एक वैलेंसी, दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक है, तो इस प्रकार से कितनी वैलेंसी इसकी? 4 वैलेंसी है। तो ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विथ 4 अदर कार्बन एटम्स। दूसरे 4 कार्बन एटम्स को वो अटैच होता है। ठीक है, उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इसका एक डायमंड का शेप जो है वो बता देना चाहता हूँ आपको। ठीक है, इस प्रकार से ये डायमंड का एक शेप होता है। ठीक है, अब डायमंड का जो एटम्स होते हैं ये कैसे जुड़े होते हैं? मैं अभी आपको बताया कि कार्बन की जो वैलेंसी 4 है। ठीक है, तो एवरी कार्बन एटम्स इज जॉइंड टुगेदर बाय अदर 4 कार्बन एटम्स। मान के चलो ये एक कार्बन है, कार्बन का जो स्ट्रक्चर जो है, मान लो ये कार्बन है, एक कार्बन है, ये कितने से जुड़ेगा? 4 कार्बन से। ठीक है, ये एक कार्बन है, ये 4 कार्बन से जुड़ेगा। फिर इस प्रकार से 4 कार्बन एटम से जुड़ा, फिर वही और दूसरे 4 से जुड़ेगा। ये 1 2 3 इधर एक जोड़ दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये प्रत्येक कार्बन जो एटम्स है ये फिर से 4 से जुड़ेगा। 1 2 3 जुड़ गया है कि नहीं? इस प्रकार से जुड़ा। तो ये भी कार्बन एटम जो है वो भी किससे जुड़ेगा? 4 कार्बन एटम से। इस प्रकार से ये कार्बन एटम इससे जुड़ेगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक कार्बन एटम जो है अदर 4 कार्बन एटम से जुड़े होते हैं। समझ में आ गई बात? तो इसको बोलते हैं कि हम टेट्राहेड्रल। इसको क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल। और ये है जो है ड्यू टू द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डायमंड बिकम्स वेरी हार्ड। ये 3D होने के वजह से बहुत ही ये हीरा कैसा होता है? हार्ड होता है। डायमंड कैसा होता है? बहुत ही हार्ड होता है। समझ में आ गई बात? अब उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज में ब्रिलियंट एंड प्योर डायमंड इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। सबसे कोई अगर दुनिया में अगर हार्ड सब्सटेंस कोई है तो वो है डायमंड। ठीक है, बहुत ही हार्ड होता है, बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, उसके बाद में डेंसिटी ऑफ डायमंड इज 3.5। इसकी डेंसिटी कितनी है? 3.5। इसकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। 5 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद में मेल्टिंग पॉइंट भी जो है इसका 3500 डिग्री सेल्सियस है। मैं भी बताया ना आपको, इन जितने भी क्रिस्टलाइन जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई होता है। तो उसका कितना होता है?
35 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इसके बाद में डायमंड को अगर हीट किए कितने टेम्परेचर पे? नियर अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस पे, तो सिर्फ क्या निकलेगा? ओनली ड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनेगा? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा पदार्थ नहीं बनेगा। तो 800 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करने के लिए या हीट करने के लिए हमको किसका उपयोग करना पड़ेगा? फर्नेस का उपयोग करना, बहुत बड़ी भट्टी का उपयोग करना पड़ेगा, है ना। फर्नेस का यूज करेंगे तभी 800 डिग्री सेल्सियस पे वो इसका रिएक्शन होगा और कौन सा सब्सटेंस निकलेगा उससे? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आई बेटा यहाँ तक बात? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो ठीक है। उसके बाद में देखिए तीसरी प्रॉपर्टी है डायमंड डज नॉट डिसॉल्व इन एनी सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्वेंट में वो डिसॉल्व नहीं होता, ये उसकी विशेषता है। उसके बाद है एसिड बेसिस, उसको छोड़ भी दो, डाल भी दो तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एसिड डाल दो, बेस डाल दो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो डायमंड हैज नॉट डिसॉल्व इन एनी सॉल्वेंट एंड एसिड बेस हैव नो इफेक्ट ऑन डायमंड। डायमंड के ऊपर एसिड बेस का कोई इफेक्ट नहीं। समझ में आ गई बात? तीसरी बात, डायमंड इज बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, तो ये कैसा है? बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आई बात? उसके बाद में है, अब देखते हैं इसके यूजेस क्या है भाई। आपने फिल्मों में देखे होंगे बिना परेशान कर देते यार लोग। कौन है? चलो तो इसके बाद में देखिए, अब देखेंगे डायमंड का यूज। आपने फिल्मों में देखे होंगे कि हीरे के लिए, डायमंड के लिए कई मर्डर हो जाते हैं, चोरिया करते हैं, है ना, डॉन बन जाते हैं, है ना। तो इतनी महंगी चीज़ है ये हीरा। ठीक है, डायमंड बहुत महंगी चीज़ है। तो डायमंड यूज्ड इन ग्लास कटिंग एंड रॉक ड्रिलिंग मशीन। ग्लास को काटने के लिए आप कांच की दुकान में जाओगे, अगर कांच यदि काटा जाता है, कांच कैसे काटी जाती हो? डायमंड की शार्प एज उसमें रहती है। ठीक है, क्योंकि ब्लेड में तो उसके काम में आता है। और ड्रिलिंग मशीन, कहीं पर अगर किसी रॉक में अगर ड्रिल करना है, ठीक है, तो उस ड्रिलिंग मशीन में भी इस डायमंड का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में डायमंड का यूज ज्वेलरी में होता है, ऑर्नामेंट, सुशोभन की वस्तुएं जो बनाई जाती है डायमंड से, ठीक है, तो उसमें इसका उपयोग होता है। उसके बाद में डायमंड का उपयोग आई की सर्जरी करने के लिए, डायमंड इज यूज्ड फॉर द सर्जरी ऑफ आईज, आंखों की सर्जरी करने के लिए, ठीक है, आंखों की शल्य क्रिया करने के लिए डायमंड का उपयोग होता है। उसके बाद में डायमंड यूज फॉर पॉलिशिंग द अदर डायमंड, दूसरे डायमंड्स को पॉलिश करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। समझ में आ रहा है सबको? सरल ना? बिल्कुल। कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रॉपर्टीज लिखो, यूजेस लिखो, तो आपको सरल शब्दों में समझा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में ये यूज इसका विंडो का पॉलिशिंग करने के लिए, यूज टू विंडो गिविंग प्रोटेक्शन थ्रू द रेडिएशन इन स्पेस एंड इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इसमें भी इसका उपयोग करते हैं। समझ में आई बात? अब इसके बाद में देखते हैं दूसरा वाला जो है ग्रेफाइट। समझ में आ गया ना आपको? डायमंड, ठीक है, डायमंड का क्या है, कहाँ हमने क्या पढ़ा उसका, डायमंड कहाँ मिलता है ये पढ़े।
उसके बाद में उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये भी पढ़े, ठीक है। उसके बाद में उसका प्रॉपर्टीज क्या होती है वो भी पढ़े। उसके बाद में उसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं वो भी पढ़े, इतना ख्याल रखना, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे हम ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, तो ग्रेफाइट इज फाउंड इन नेचुरल स्टेट इन रशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और इंडिया में ग्रेफाइट मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद में आप इस ग्रेफाइट का उपयोग करते हो, बता सकते हो कहाँ है ग्रेफाइट, आप सभी लोग करते हो, मालूम है नहीं मालूम? आप पेंसिल का उपयोग करते हो, हाँ? तो आपकी जो पेंसिल, योर पेंसिल, द लीड ऑफ योर पेंसिल इज मेड बाय ग्रेफाइट एंड क्ले। मिट्टी और ग्रेफाइट के मिक्सर से उसका उपयोग करते हो। इतना ही नहीं, आपको एक और अनुभव बताता हूँ। जो अपनी बैटरी का जो सेल होता है, सेल के अंदर जो खोल के कभी देखे होंगे बचपन में, कुतूहल बस, मैं तो खोल के देखा हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर में एक रॉड होती है, क्या होती है, रॉड होती है। तो वो रॉड जो है, वो जो रॉड है, उस रॉड को भी, वो भी रॉड कैसे बनी होती है, ग्रेफाइट से बनी होती है। कैसे बनी होती है, ग्रेफाइट से वो रॉड बनी हुई होती है। समझ में आई बात? उसके बाद में देखिए, इसकी जो खोज क्या करने वाला है, द ग्रेफाइट इज डिस्कवर्ड बाय नेम ऑफ साइंटिस्ट निकोलस जैक्वेस क्वांटी इन 1795, ठीक है। अब स्ट्रक्चर जो है ये होता है, कार्बन कैसा होता है, हेक्सागोनल कंडीशन में होता है। कैसा होता है ये, हेक्सागोनल कंडीशन में होता है। कैसे कंडीशन होता है, हेक्सागोनल, ठीक है। अब ये हेक्सागोनल कंडीशन कैसी, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक कार्बन एटम्स, यहाँ पे कार्बन एटम्स, यहाँ पे कार्बन एटम्स, यहाँ पे कार्बन एटम्स। सर बॉटम में ये कैसे होते हैं, कार्बन एटम्स यहाँ पे हो रहे कि नहीं, हाँ? अब उसके बाद में ऐसे ही दूसरा एक इसको जुड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे हेक्सागोनल होते हैं ना। और ये सीधा ऐसे इसको जोड़ दिया जाए तो इसके नीचे भी ऐसे उतारो तो ऊपर भी उतारे, है ना। तो इस प्रकार से ये कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेक्सागोनल। कैसा होता है ये, हेक्सागोनल। कैसा होता है ये, हेक्सागोनल होता है। समझ में आ गई बात? तो ये बात समझ लो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेक्सागोनल, ठीक है। ये ग्रेफाइट इज क्रिस्टल मेड अप ऑफ मेनी शीट्स एंड लेयर्स। अब देखिए, ये हेक्सागोनल जो होती है, ये जो हेक्सागोनल से, मान के चलिए हेक्सागोनल से समझ लो, ये हेक्सागोनल, तो ये ऐसी क्या होती है, लेयर्स होती है हेक्सागोनल, लेयर पे लेयर। ऐसी हेक्सागोनल से क्या होती है, लेयर पे लेयर होती है, हेक्सागोनल समझ लीजिए ना। और इस लेयर्स को क्या कहते हैं, ग्रेफी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये लेयर ऑफ दिस ग्रेफाइट इज कॉल्ड एज ग्रेफी। क्या कहते हैं इसको, ग्रेफी कहते हैं। समझ में आ गई बात? इसको क्या बोलते हैं, ग्रेफी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ग्रेफी कहते हैं, ठीक है। तो ग्रेफी किसे कहते हैं, समझ में आ गई बात? अब देखिए, अब इसकी देखेंगे प्रॉपर्टीज। क्या देखेंगे हम, प्रॉपर्टीज। यहां तक समझ में आ गई बात? क्या पढ़े हमने कि ग्रेफाइट इज यूज्ड इन पेंसिल एज अ लीड, ठीक है। एंड दिस ग्रेफाइट इज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट नेम, क्या नाम था उसका, निकोलस जैक्वी क्वांटी इन 1775, ठीक है। 1775 में इसकी खोज किया उसने, ठीक है। उसके बाद में हमने इसमें पढ़ा, इसका स्ट्रक्चर पर देखा
तो each कार्बन एटम्स इसका 6 अदर कार्बन एटम से जुड़ा होता है। तो इसका शेप कैसा होगा, वो हेक्सागोनल होगा। कैसा होगा, हेक्सागोनल होगा। ठीक है, अब ये हेक्सागोनल जो होती है ये लेयर्स पे जमी होती है। ठीक है, और ईच लेयर होने की वजह से प्रत्येक लेयर को हम क्या कहेंगे, ग्रेफी कहेंगे। क्या कहते हैं उसको, ग्रेफी। क्या कहेंगे, ग्रेफी कहेंगे। समझ में आई बात। अब इसके बाद में देखते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, और प्रॉपर्टीज में फाउंड इन ब्लैक, जनरली कैसा होता है, ये ब्लैक होता है, सॉफ्ट, ब्रिटल एंड स्लिपरी। ठीक है, जैसे अंगूर बोलते हैं उसको हिंदी में, ब्रिटल एंड। ठीक है, जैसे अगर तुमने उसको हथौड़ा मार दी है तो चूरा हो जाएगा। समझ में आती बात। डायमंड कैसा था, हार्ड था। ग्रेफाइट कैसा है, ब्रिटल है। ठीक है, अंगूर जिसको अपन इसको फोड़ दिए तो उसका कैसा हो जाएगा, वो चूरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वो चूरा हो जाएगा। उसके बाद में दूसरी बात, सल्फर इनसाइड एच लेयर ग्रेफाइट फ्री इलेक्ट्रॉन। आप इधर देखिए, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन डायमंड है कि इलेक्ट्रिसिटी ये बैड कंडक्टर है। देखो वहां का डिफरेंस याद रखा करो। ठीक है, तो ग्रेफाइट कैसा है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, मानते चलो ये ग्रेफाइट है, तो इस ग्रेफाइट के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ से करंट प्रवाहित होता है। ठीक है, इसलिए इसको कहा गया है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आई बात। अब उसके बाद वाली प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, अब ड्यू टू द लेयर स्ट्रक्चर ग्रेफी कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन पेपर। अब ग्रेफिक होने की वजह से, ग्रेफिक हमने पढ़े थे ना, उसकी वजह से हम पेपर के ऊपर उसका राइटिंग वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट इज 1.9 to 2.3 सेंटीमीटर पर ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी डेंसिटी है। और ग्रेफाइट डज नॉट डिसॉल्व इन द मोस्ट सॉल्वेंट। ग्रेफाइट भी बहुत सारे सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका यूजेस जो है लुब्रिकेंट के लिए। लुब्रिकेंट में के लिए इसका उपयोग होता है। लुब्रिकेंट मीन्स, अब जैसे बहुत सारी मसलरीज जो है, मसलरीज में हम अपने भी गाड़ी में डालते ना लुब्रिकेंट, ऑयल, कार मोटर बाइक वगैरह में ऑयल डालते ना, तो वो काम कौन सा काम करता है, लुब्रिकेशन का। ठीक है, मतलब घर्षण होने से उसके पार्ट्स खराब ना हो। ठीक है, इसलिए इसका लुब्रिकेंट में उसका उपयोग होता है। ठीक है, उसके बाद में है इसका इलेक्ट्रोड बनाने के भी काम में आता है। इलेक्ट्रोड मतलब जब प्रैक्टिस करते हैं ना हम करंट सप्लाई के लिए, तो उसमें इलेक्ट्रोड का भी उपयोग में काम आता है। उसके बाद में पेंसिल के रूप में उसको राइटिंग वर्क में भी काम आता है। जनरल है पूरा, है ना। उसके बाद में पेंट और पॉलिश के भी काम में आता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, पेंट करने के लिए और पॉलिशिंग करने के लिए, पॉलिश बनाने के लिए। समझ में आ गई बात। हाँ, यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिया है। यहाँ पे एक सेल्स लगा रखा हुआ है तुम्हारे इसमें, है ना। तो इस प्रकार से मान के चलो ये पेंसिल है, इस पेंसिल का सिरा है ये, है ना। और इसके बाद में यहाँ पे इसका एक नोक इस वायर से ज्वाइन कर दिए। ठीक, और यहाँ पर एक क्या लगा दिए, होल्डर लगा दिए। इस और होल्डर में क्या लगा दिए, बल्ब लगा दिए। फिर इसको वायर को कैसे जोड़ दिया उसने, सेल्स को जोड़ दी, सेल को जोड़ दिया ना, समझ रहे। फिर इसको इधर जोड़ दिए, यहाँ से जोड़ दिए, तो तुम्हारा बल्ब चमकने लगेगा। समझ में आ गई। मतलब यहाँ से करंट प्रवाहित होता है। समझ में आई बात। मतलब इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, हाँ। अब हमने क्या पढ़े इसमें ग्रेफाइट में, कि ग्रेफाइट कैसा है, हेक्सागोनल है,
ठीक है। इसका शेप कैसा होता है कि हेक्सागोनल्स, और ये हेक्सागोनल्स जो होते हैं इसके मॉलिक्यूल्स वो लेयर्स के रूप में एक दूसरे के ऊपर होते हैं, ठीक है। और उस लेयर को क्या कहते हैं, ग्रेफी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद में अब यूजेस भी पढ़ लिए हमने, कहाँ कहाँ उसका उपयोग होता है। अब तीसरा है फुलीरेंस। तीसरा कौन सा है, फुलीरेंस। अगर फुलीरेंस क्या है भाई, फुलीरेंस ऑफ येलो, इट इज हेलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, इट इज फाउंड रेयरली। ये मुबलक प्रमाण में नहीं मिलता, रेयरली मिलता है, ठीक है, इन नेचर। इट इज फाउंड इन इंट्रासेलुलर स्पेसेस, यानी सूट यानी जो होता है ना, कालिक होती ना, कालिक जिसको कहते हैं सूट, और इंट्रास्टेलर स्पेस, तारों के बीच का जो भाग होता है बीच वाला, उस जगह पे ये मिलता है और बहुत कम प्रमाण में मिलता है, ठीक है। द फर्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ फुलीरेंस इज, उसका फर्स्ट एग्जाम्पल फुलीरेंस का है वो है C60 इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें कार्बन के 60 एटम्स होते हैं, 60 एटम्स होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है, C60। और इसकी खोज किसने किया है, बल्कमिंस्टर, एक साइंटिस्ट, बल्कमिंस्टर, रिचर्ड बल्कमिंस्टर, और इसीलिए इसका नाम दिया गया है बल्कमिंस्टर फुलीरेंस। अब जिस रिचर्ड बल्कमिंस्टर, इस साइंटिस्ट ने खोजा, इसलिए बोला कि मेरा नाम इसको दे दो, तो इसका नाम क्या दे दिए, बल्कमिंस्टर फुलीरेंस। समझ में आ गई बात। C60 का नाम क्या है, बल्कमिंस्टर फुलीरेंस। वो इसलिए है कि रिचर्ड बल्कमिंस्टर, इस साइंटिस्ट ने इसको खोजा, इसलिए उसको नाम दिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद में रिचर्ड बल्कमिंस्टर बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर, वो रिसेंबल्स किससे करता है, स्ट्रक्चर्स जियोडेसिक डोम इस डिजाइन। अब ठीक है, और इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए, फुलीरेंस के ऊपर रिसर्च करने के लिए होरोल्ड प्रोटो, रॉबर्ट कर्क एंड रिचर्ड ऐसे साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी इसके लिए दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से C60, C70, 76, 82, 86 ऐसे ये अलग अलग प्रकार में पाए जाते हैं। कौन से, फुलीरेंस। समझ में आई बात। और इसकी खोज होने को ज़्यादा देर नहीं हुआ, अभी भी 8-10 साल पहले इसकी खोज हुई होगी, ठीक है, ये पहले नहीं था। अब इसके बाद में देखिए बक्कीबाल किसे कहते हैं, मान के इसको बक्कीबाल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर इस बॉल की तरह होता है। कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, इस बॉल की तरह, और ये यहाँ पर ऐसा कैसे, क्योंकि ऐसे इस प्रकार से ऐसा, इस प्रकार से यहाँ पे कितने एटम्स होते हैं, कार्बन के 60 एटम्स होते हैं। कितने होते हैं, 60 एटम्स होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बक्कीबाल भी कहा गया है। तुम्हारे बुक्स में इसका स्ट्रक्चर दिया है ना, बॉल की तरह। तो इस प्रकार से ऐसी एक डायग्राम यहाँ पे बना देंगे, तो 60 यदि यहाँ पे आप दर्शा दोगे तो इस प्रकार से इसमें 60 कार्बन एटम्स होने की वजह से इसको नाम क्या दिया गया है, बक्कीबाल। क्या नाम दिया गया है, बक्कीबाल। क्या नाम दिया गया इसको, बक्कीबाल नाम दिया गया है। और उसी प्रकार से ये दो फॉर्म में होता है, बक्की ट्यूब में भी होता है। बक्की ट्यूब मतलब ये जो लाइन से ट्यूब की तरह लंबा मॉलिक्यूल बन जाता है, या गोल भी बन जाता है। वो जब गोल बन जाता है बक्कीबाल, ट्यूब की तरह बन गया तो बक्की ट्यूब। समझ में आ गई, कार्बन नैनो ट्यूब्स उसको कहा जाता है। समझ में आई बात। उसके बाद में देखिए प्रॉपर्टीज में जो है, molecules of fullerenes are found in the form of buckyballs and bucky tubes। बताया मैंने आपको, बक्कीबाल के रूप में इसका मॉलिक्यूल दिखाई देता है, या बक्की ट्यूब्स के रूप में। तुम्हारे बुक्स के अंदर में इसकी चित्र दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में है देयर आर 30 to 19
कि जिसमें फ्लूरेंस में 30 से लेके 900 तक कार्बन एटम्स हो सकते हैं, ठीक है। देयर इज 30 to 900 कार्बन एटम्स पर प्रेजेंट इन द फ्लूरेंस, ठीक है। उसके बाद फ्लूरेंस आर soluble in organic solvent such as कार्बन डाइसल्फाइड एंड क्लोरोबेंजीन जैसे जो ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट है इसमें ये सॉल्युबल है। देखिए यहाँ डिफरेंस देख लीजिए, डायमंड और ग्रेफाइट ये सॉल्युबल नहीं है, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या फ्लूरेंस कैसा है, सॉल्युबल है, मतलब घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये डिफरेंस है। उसके बाद में इसके यूजेस जो है, फ्लूरेंस आर यूज्ड इन द यस इंसुलेटर के रूप में। इंसुलेटर कैसे कहेंगे, जैसे अपना वायर होता है तो होता है ना, उस वायर के ऊपर प्लास्टिक के रहते हैं ना कोटिंग, रबर या प्लास्टिक की, और उसके अंदर तांबे का तार रहता है, ऊपर वाला जो भाग है प्लास्टिक वगैरह का तो वो क्या है, इंसुलेटर। तो वैसा ही ये इंसुलेटर का भी काम करता है, कौन, फ्लूरेंस। दूसरी बात, अब कैटेलिस्ट के रूप में वाटर प्यूरिफिकेशन के में भी काम आता है। किसमें काम आता है, वाटर प्यूरिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है उस वाटर प्यूरिफिकेशन में कैटेलिस्ट का काम करता है। उसके बाद में सर्टेन टेम्परेचर्स फ्लूरेंस एग्जिबिट सुपर कंडक्टिविटी, अगर एक सर्टेन टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी का भी काम करता है। समझ में आई बात। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा फ्लूरेंस में, कि फ्लूरेंस जो है ये अलग अलग फॉर्म में होता है, C60, C70, C82, 86 ऐसा होता नहीं। तो और उसके बाद में इसका स्ट्रक्चर किस रूप में होता है, बक्की ट्यूब्स के रूप में या बक्की बाल के रूप में। और फिर उसके हमने प्रॉपर्टीज भी देखी, हमने यूज भी देख चुके। समझ में आ गई बात।